तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन जिसको आप कह सकते हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन वीडियो होने वाला है बच्चों ये। और इससे पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा मैं, उस पर क्लिक करके आप जो है सो कि मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन का वीडियो देख सकते हैं। ये इवनिंग शिफ्ट का वीडियो है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का वीडियो, जियोग्राफी सब्जेक्ट जो हुआ है आपका पेपर जियोग्राफी का, उसका वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर 35 है, और जो टाइम अलाउड किया जाता है वो आपको 90 मिनट किया जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके जो है सो कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। खंड का यानी कि सेक्शन ए के अंदर बोला गया है कि इस खंड में यानी इस सेक्शन के अंदर 24 प्रश्न है, 24 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई 20 प्रश्न यानी कि 20 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। यानी ठीक है, 20 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वर्ष में भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1881 के अंदर जो भारत की जो जनगणना, संपूर्ण जनगणना जिसको आप कह सकते हैं, वो हुई थी आपकी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, डैश विचारधारा ने, ठीक है, निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है ये तीसरा हो सकता है, आमूलवादी। ठीक है, ये थर्ड वाला सी ऑप्शन इसका हो सकता है। बाकी अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ बच्चों कि सीबीएसई ने मुझे कोई आंसर की नहीं भेजा है इस पेपर का। तो जो भी बता रहा हूँ मैं रैंडमली बता रहा हूँ। और मतलब अभी तो ये पेपर एक तरह से कह लीजिए मेरे पास खुला है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये चीज़ है। आगे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैं गलत एक्सप्लेन मतलब गलत ऑप्शन उसका बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप ये कमेंट करने के बजाय कि सर ये क्वेश्चन का आंसर आपने गलत बताया है, ये कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर ये होगा, ताकि 4 बच्चों का और भला हो उससे। ठीक है, पॉजिटिविटी फैलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ए, वाराणसी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, कि भारत में जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है। चौथा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सिंचाई के सेक्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, कि भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में निम्न में से कौन से दशकों को जाना जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है बच्चों 1901 से लेकर 1921 तक का ए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि मानव विकास सूचकांक किस वर्ष निर्मित किया गया। छठा प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है ए, 1990 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। सातवां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, रोपण कृषि। ठीक है, ये यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, आठवां प्रश्न है कि किसने देश सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। ठीक है, आठवां प्रश्न है आपका ये। तो आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका डी, यानी कि भूटान। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि भूटान। ठीक है, जो आठवां प्रश्न है आपका। आगे चलते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों, कि निम्न में से किस दक्षिण राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है। नौवां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों तमिलनाडु के अंदर जो है सो कि भौम जल जो है उसका उपयोग बहुत अधिक है। दक्षिण राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तमिलनाडु का लीजिए, तमिलनाडु। ठीक है, 10वां प्रश्न देखिए, कि निम्न में से
कुनेन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 10वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए छाल। ठीक है, ये उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं 11वां प्रश्न देखिए बच्चों। 11वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? 11वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर मुझे जहाँ तक लग रहा है सी कोलकाता हो सकता है या फिर बृहत मुंबई भी हो सकता है। इसका कमेंट मतलब इसका आंसर भी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे अगर आपको पता है तो एक बार एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका कोलकाता होगा या फिर बृहत मुंबई हो सकता है। ठीक है, आप एक बार इसका कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे एनसीईआरटी देख करके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न। ये पूछ रहा है हमसे कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, तो वो सी ऑप्शन इसका सही होगा, जन्म का स्थान के आधार पर, निवास के स्थान पर। ठीक है, तो 12वें का जो सही है वो सी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगला है 13वां प्रश्न कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? 13वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों पहला, प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि स्मार्ट सिटी मिशन के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? ठीक है, 14वां प्रश्न है। तो 14वें प्रश्न का उपयुक्त सभी होगा। ये सारे ही उद्देश्य स्मार्ट सिटी की जो मिशन है उसके उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न देखिए कि प्राथमिक जो यहाँ कार्यकलाप लिखा है, क्रियाकलाप होना चाहिए, करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लाल कॉलर श्रमिक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है? ठीक है, 16वां प्रश्न है हमारा। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है ए आय उपागम होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको 16वें का राइट आंसर पता है आंसर की के अकॉर्डिंग या फिर अगर आपको एनसीईआरटी में मिल गया तो आप कमेंट करके बताइए नीचे। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न कि भारत में निम्न में से किस नदी बेसिन में सबसे अधिक पुनः पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन है? 17वां प्रश्न है। तो इसका भी मुझे जो है सो कि सी लग रहा है, गंगा जहाँ तक है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 18वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण है? 18वां प्रश्न है हमारा। तो इसका सही उत्तर है आपका सी भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वतंत्रता के पश्चात विकसित नहीं हुआ? 19वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आगरा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी? 20वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी आपकी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियां ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करती हैं? 21वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर है बच्चों गुच्छित बस्तियां। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 22वां प्रश्न कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को कुंड अथवा टाका के नाम से जाना जाता है? 22वां प्रश्न है आपका। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी राजस्थान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 23वां प्रश्न कि पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से डैश में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, इस डैश को फुलफिल करना है। ठीक है, तो 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पारिस्थितिकीय निकेतन, आप यहाँ पर या निकेत लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 24वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्ष कारक है? 24वां प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है आपका सी शिक्षा के बेहतर अवसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हमारा सेक्शन बी आ गया यानी कि खंड ख। इसके अंदर भी क्या कह रहा है कि 24 प्रश्न है, इनमें से 20 प्रश्नों को हल करना है आपको। तो ये देखिए यहाँ मैप दे रखा है, आगे चलते हैं, आप मैप भर सकते हैं और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आपके इसको।
तो 25वां क्वेश्चन देखिए कि दक्षिणी अफ्रीका में विस्तृत अनाज कृषि का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो 25वां प्रश्न है। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है दक्षिणी अफ्रीका की बात कर रहा है, तो ये सी हो सकता है, वेल्डस हो सकता है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न कि चलवासी पशुचारण में यूरेशिया का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है चलवासी पशुचारण में। तो इसका सही उत्तर है ए टुंड्रा। ठीक है, ये आप ही भर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है आपका 27वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाहन संग्रहण का एक क्षेत्र है। 27वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। 28वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों फ्रांस, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 29वां कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों 29वें प्रश्न का ए ब्राज़ील। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है सो कि अब हमारा आता है 30 से लेके 48 तक का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 से 48 है। इसमें से कोई भी 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 to 48 अटैम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन, इस तरह से। तो यहाँ पर 30वां क्वेश्चन देखिए। 30वें क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये कथन है, कुछ आपको ये पढ़ने हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर इसका आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 30वें प्रश्न का जो होगा मुझे यहाँ तक लग रहा है डी, दोनों ही कथन सही है और कथन दो कथन एक का सही व्याख्यान करता है। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये है, दो कथन दे रखे हैं आपके, इनको पढ़ना है आपको। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं हम बच्चों 31वां प्रश्न जो है हमारा, इसके अंदर मिलान करना है बेसिकली हमें। ठीक है, तो 31वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों, यहाँ पर आते हैं हम, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा ऊपर। ये सी वाले ऑप्शन में देखिए पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं। 32वां प्रश्न देखिए। 32वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सस्यावर्तन एवं, ठीक है, सस्यावर्तन एवं अंतः फसली ठीक है कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त कथन निम्न में से कौन सी कृषि की विशेषता व्यक्त करते हैं। तो ये आपको बताना है। ठीक है, 32वां प्रश्न, तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है बी और डी दोनों होगा। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन यानी कि मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि भी हो सकता है। एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, बी और डी दोनों ही लग रहा है मुझे इसमें। एक बार आप एनसीईआरटी देख करके अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न कि अर्धगुच्छित बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 33वां प्रश्न, तो इसमें जो है सो कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वैसे तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, इसमें भी मुझे डाउट लग रहा था। ठीक है, 33वें प्रश्न, तो आगे चलते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है सी हो सकता है इसका। ठीक है, ऐसा लगता है मुझे, अब हो सकता है ये गलत भी हो। ठीक है, वैसे अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा ग्रामीण नगरीय प्रवास का प्रभाव नहीं है। ठीक है, 34वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, नगरों में स्त्रियों की संख्या अधिक होना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी कृषि का विकास सोवियत संघ समूह द्वारा किया गया। 35वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है ए कोल खोज नामक। ठीक है, आगे चलते हैं। 36वां प्रश्न है कि कॉलम मिलान करने हैं आपको। तो 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ये डी वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि पहले का होगा आपका तीसरा, दूसरे का होगा आपका पहला, तीसरे का होगा दूसरा, और जो है सो कि चौथे का चौथा। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, तो डी ऑप्शन जो है सो कि इसका सही होगा, यानी देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो है ना, ये वाला, एक मिनट,
ये वाला, ये सही होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न भी वही है कि निम्नलिखित उपागमों को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आपको करना है, इसका सही उत्तर है बच्चों 37वें का डी वाला है। ठीक है, यानी कि पहले क्या आएगा, पहले तीसरा वाला आएगा, ये आएगा क्षेत्रीय विभेदन, फिर आएगा पहला स्थानिक संगठन, फिर आएगा आपका चौथा यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण, फिर आएगा ये दूसरा उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, तो डी ऑप्शन इसका सही होता है। आगे चलते हैं। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 38वां है कि निम्न में से कौन सा प्रवास के आर्थिक परिणाम का सकारात्मक पहलू नहीं है। 38वां प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है बी, नगरों व महानगरों में अनियंत्रित प्रवास के कारण भीड़ बढ़ना। ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा 39वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कारक खनन कार्य को प्रभावित नहीं करता है। 39वां प्रश्न है हमारा, तो इसका सही उत्तर है ये बी वाला, राजनीतिक कारक, जिसमें हर 5 वर्ष बाद सरकार का बदलाव है। ठीक है, ये है आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 40वां प्रश्न कि पल्ली बस्तियों के संदर्भ में कह सकते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पल्ली बस्तियों के संदर्भ में 40वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है डी वाला कि घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप लिख देते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न में से किस कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों एक समान महत्व दिया जाता है, मतलब पशुपालन को भी और फसल उत्पादन को भी। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा मिश्रित कृषि में, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 42वां प्रश्न कि गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको 42वें प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो ये 2 कथन है, इस पर आप विचार कीजिएगा। ठीक है, मैंने विचार कर लिया है, तो अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि देखिए, वैसे मैं विचार करवा भी देता हूँ कि पहला है अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आधार छोटा होता है, और दूसरा है आपका कि इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषि उत्पादन जो है कम होता है। ठीक है, तो ये 2 आपको दे रखे हैं कथन, इन पे हमने विचार कर लिया और अब हमें इसका आंसर बताना है। तो जो 42वां प्रश्न है इसका सही उत्तर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बी सही होगा, यानी कि दोनों कथन ए और पहला है या और दूसरा जो है सो कि वो सही है, दोनों ही कथन आपके सही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 43वां प्रश्न कि जल क्रांति अभियान जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है 43वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी 2015-16 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा नीति का समग्र जो है समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं 44वें प्रश्न में, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ए और बी दोनों होगा। ठीक है, यानी कि देश के युवाओं को अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाना, और बी है आपका युवाओं द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो ये हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 45वां प्रश्न जो है सो कि मिलान करने वाला है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ 45वें में जो सही उत्तर होगा बच्चों आपका वो होगा ए वाला ये ए ऑप्शन जो है ये सही होगा, यानी कि पहले का चौथा होगा, इस तरह से मिलान करना है आपको। पहले का चौथा यानी कि ये पहले का राजस्थान, दूसरे का पहला यानी हरियाली का केंद्र सरकार, तीसरे का दूसरा यानी कि ये इधर और ये इधर जाएगा, इस तरह से आपको मिलान करना है। आगे चलते हैं। अगला है आपका ये भी मिलान करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सुमेलन करना है। तो 46वां जो प्रश्न है आपका इसका सही इसमें मिलान नहीं करना मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, सही सुमेलित नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा है। सेलम आपका नहीं हो सकता, रुड़की ठीक है, महू ठीक है, डिगबोई जहाँ तक मुझे लग रहा है बी होगा इसका, डिगबोई। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब तो सही सुमेलित है। ठीक है 46वें प्रश्न में, तो ये बी मुझे इसका सही लग रहा है कि ये सही सुमेलित नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न
इसमें भी दिया गया है कथन और इसका सही बताना है आपको। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों सी, दोनों ही कथन सही है। ये जो दोनों कथन दिए गए हैं ना, ये दोनों ही कथन आपके सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 48वें प्रश्न में कि आर्थिक भूगोल का निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, 48वां प्रश्न है हमारा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों व्यवहारवादी भूगोल, ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, सेक्शन सी आ गया हमारा, जिसमें स्रोत आधारित प्रश्न है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगला है हमारा 49वां प्रश्न कि किसी देश का वास्तविक धन क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों देश के निवासी जो होते हैं वही उसका वास्तविक धन होते हैं, यानी कि पीपल ऑफ कंट्री। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न कि निम्न में से किससे एक देश की पहचान होती है। 50वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है देश के लोगों से। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 51वां प्रश्न कि विश्व की जनसंख्या किस रूप से वितरित है। 51वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों असमान रूप से वितरित है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 52वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के बारे में जॉर्ज बी क्रैसी ने टिप्पणी की थी। 52वां प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर है एशिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए भाई एक टेबल दे रखा है, ठीक है, डंडालेख टाइप का, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, वो आपको बताना है। तो 53वां प्रश्न, डायरेक्ट मैं आंसर बताता चलता हूँ आपको। 53वां प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि अंतर्राज्यीय प्रवास में पुरुषों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है। जो 53 प्रश्न है हमारा, उसका सही उत्तर है आपका ग्रामीण से नगरीय प्रवास, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं, 54वां प्रश्न देखिए बच्चों कि अंतर्राज्यीय प्रवास में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है। 54वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, ये सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास की धारा नहीं है। ठीक है, 55वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, एक देश से दूसरे देश में जाना प्रवास की धारा नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 56वां प्रश्न कि भारत में पुरुषों के अंतर्राज्यीय प्रवास का निम्न में से क्या मुख्य कारण है। 56वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है काम और रोजगार, ये आप लिख सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये आप यहाँ पर वही एक तालिका दी गई है, इसके अनुसार जो है सो कि आपको जो है सो कि सही उत्तर बताना है। तालिका आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, आप देख लीजिए। 57वां प्रश्न डायरेक्ट मैं बताता हूँ इसका कि 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। 57वां प्रश्न का उत्तर सही होगा 3856। ठीक है, ये आपको लिखना था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 58वां प्रश्न कि किस जनसंख्या आकार में नगरों की संख्या सबसे कम है। 58वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, 5000 से कम। ठीक है, 59वां प्रश्न है हमारा कि वर्ग 1 के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 59वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है 60.45, ये आप लिख सकते हैं बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 60वां प्रश्न कि वर्ग 4 के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 60वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है 8.45, ए इसका सही उत्तर होगा। तो बस बच्चों यही था आपका जियोग्राफी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का इवनिंग शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन वाला वीडियो। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। हमारी इतनी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बेल का आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा। इससे हमारे चैनल पे आने वाले जो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।